ट्रिंग ट्रिंग फोन की घंटी बजती है। एक तरफ से फोन पर प्रीति बात कर रही है, दूसरी तरफ से दीपक और विशाखा गाड़ी में बैठे फोन को स्पीकर पर डालकर बातें कर रहे हैं। दीपक, प्रीति जी, आप डॉक्टर वंदना के क्लिनिक आ जाइए, हम दोनों भी वही जा रही है। आप कैब। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और दूसरी तरफ से दीपक और विशाखा के चीखने की तेज आवाज आती है। इधर से प्रीति बार बार पूछती है, हेलो दीपक जी, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो विशाखा जी, कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? तभी कुछ लोगों के बोलने की आवाज आती है। माजरा समझकर प्रीति तुरंत हॉस्पिटल दौड़ी हुई चली आती है। वहां लॉबी में बार बार इधर से उधर टहलकर पता लगाने की कोशिश करती है कि दीपक और विशाखा कहाँ है, पर कुछ पता नहीं चल पाता है। दूर खड़ी एक नर्स प्रीति को इस हालत में देखती है तो पास आकर बोलती है, आप कहीं आराम से बैठ जाइए, अपनी हालत देखी है आपने? इस हालत में एक दो कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। आप इतना भागम भाग क्यों कर रही है? प्रीति को ले जाकर पास में पड़ी चेयर पर बैठाती है और प्रीति के लिए एक गिलास पानी लाकर देती है और कहती है, पानी पीजिए और अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिए। इस हालत में टेंशन लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रीति, आप मेरी परेशानी नहीं समझ रही है। मैं सब समझ रही हूँ। मैंने कई लोगों से पूछताछ करते हुए आपको सुना है। आप उस पति पत्नी के बारे में जानना चाहती हैं ना, जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ था? प्रीति, हाँ हाँ, मैं उन्हीं दोनों के बारे में जानना चाहती हूँ। पति बेचारा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, पर पत्नी का अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। ब्लड सर से बहुत ज़्यादा निकल गया है, शायद बच पाना मुश्किल हो। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए, उनके साथ साथ कई और जिंदगियां सिसक सिसक कर दम तोड़ देगी। और मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? हम तो उन्हीं के सहारे पर बैठे। अगर विशाखा जी ठीक नहीं हुई तो मैं तो दोहराई में फंस जाऊंगी। बचना तो दोनों का जरूरी था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है? जो चले गए उन्हें तो नहीं रोका जा सकता, पर जो है उन्हीं को कम से कम भगवान बचा दे, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी प्रीति को लेबर पेन शुरू हो जाती है और वो दर्द से करहाने लगती है। आंखों से झरझर आंसू बह रही है और शरीर दर्द से कांप रहा है। नर्स, तुम्हें तो लेबर पेन शुरू हो गई है, लग रहा है जल्दी ही डिलीवरी भी हो जाएगी। प्रीति, सिस्टर, आप मेरे मोबाइल में से डॉक्टर वंदना का नंबर ढूंढकर उन्हें फ़ोन लगाकर मुझे दीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। मैं उन्हीं की पेशेंट हूँ। अगर बच्चा पैदा होते समय कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए तो वह संभाल लेगी। नर्स, हाँ हाँ, क्यों नहीं, दीजिए अपना मोबाइल, मैं नंबर ढूंढकर निकाल देती हूँ। नर्स प्रीति से मोबाइल लेकर उसमें डॉक्टर वंदना का नंबर ढूंढकर फ़ोन लगा देती है। घंटी बजी तो डॉक्टर वंदना प्रीति का फ़ोन नंबर देखकर फ़ोन उठाती है। प्रीति डॉक्टर वंदना को लेबर पेन के बीच में ही टूटे फूटे शब्दों में सारी बातें बताती है और कहती है कि डॉक्टर वंदना, आप दयानंद हॉस्पिटल में आ जाइए, मैं यहीं पर एडमिट हूँ, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, मेरे लेबर पेन शुरू हो गई है। हम आप ही के पास आ रहे थे, तब तक सारा कुछ घटनाक्रम हो गया। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ। सिसकते हुए, यह उनके घर का वारिस है, उनके उम्मीदों का चिराग, शायद विशाखा जी इस बच्चे की वजह से ही ठीक हो जाए। डॉक्टर वंदना, प्रीति, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ। तुम मेरी बात वहाँ कोई नर्स या डॉक्टर तो हो तो उनसे करवा दो, मैं उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ जिसे वह फॉलो करे। तब तक मैं वहाँ पहुँचती हूँ। प्रीति पास में खड़ी नर्स को फ़ोन पकड़ा देती है और कहती है, डॉक्टर वंदना आपसे बात करना चाहती है।
नर्स प्रीति से फोन लेकर डॉक्टर वंदना से बातें करती है और डॉक्टर वंदना जो जो बताती है उसे ध्यान से सुनती है। फिर कहती है, ओके डॉक्टर, आप जल्दी आइए, मैं तब तक सारी ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। फोन कट हो जाता है तो नर्स मोबाइल प्रीति को पकड़ाकर कहती है, चलिए मैं आपको लेबर रूम में ले चलती हूँ, डॉक्टर वंदना बस आने ही वाली है। नर्स प्रीति को लेकर लेबर रूम में चली जाती है। वहाँ उसे ग्लूकोज के साथ कुछ इंजेक्शन लगाकर प्रीति को बेड पर सुला देती है। लेबर पेन शुरू है, पर प्रीति के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है कि अब इस बच्चे का क्या होगा। क्या सचमुच विशाखा जी ठीक हो जाएगी? धीरे धीरे दर्द बढ़ता जा रहा है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वंदना आती है तो प्रीति का चेकअप करती है तो कहती है, ये तुमने क्या किया? ज़्यादा टेंशन में सिसकियाँ लेकर रोने की वजह से बच्चा पेट में गुम गया है। जब लेबर पेन शुरू हो गए थे तो इस तरह से सिसकियाँ लेकर नहीं रोना चाहिए था। प्रीति, सॉरी डॉक्टर, बच्चे का फ्यूचर सोचकर बहुत तकलीफ हो रही थी। ना जाने इसके भाग्य में क्या लिखा है। पैदा होने से पहले पिता का साया सर से उठ गया। माँ ऑपरेशन थिएटर में है। ना जाने अपने बच्चे को देख भी पाएगी या नहीं। अब सोचिए इस कंडीशन में मैं क्या करूं, कैसे ना रोऊं। डॉक्टर वंदना, मैं पहले सोच रही थी कि इस बच्चे को नॉर्मल ही पैदा करा दूंगी, पर अब बिना सिजेरियन के यह पैदा नहीं होगा। आपकी कंडीशन ऐसी नहीं बची है कि नॉर्मल तरीके से आप इस बच्चे को जन्म दे सके। प्रीति, पर डॉक्टर, पहले तो आपने कहा था कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से ही हो जाएगा। डॉक्टर वंदना, तब आपकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी, पर अब अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करूंगी तो माँ और बच्चे दोनों के जान को खतरा हो जाएगा। प्रीति, डॉक्टर आप मेरी चिंता मत कीजिए, इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप सिजेरियन शुरू कर दीजिए। मैं इस बच्चे को हर हाल में जन्म दूंगी और इसे जीवित भी रहना पड़ेगा। यह विशाखा जी और उनके पति की उम्मीदों का दिया है जो बुझना नहीं चाहिए। इसे इस धरती पर आना ही होगा। डॉक्टर वंदना, प्रीति, तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम दोनों को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। डॉक्टर वंदना सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी कराती है और माँ और बच्चे दोनों को सही सलामत बचा लेती है। प्रीति, डॉक्टर आपकी फीस कितनी हुई है? डॉक्टर वंदना, मैं डॉक्टर जरूर हूँ, पर मुझ में भी इतनी इंसानियत बची है कि किसी की मजबूरी में फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगी। आप माँ और बेटे दोनों सही सलामत हैं, इससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो पहले ही शर्मिंदा हूँ कि मेरे कहने पर ही इन लोगों ने आपकी सरोगेसी करवाई थी, पर अब आप इस बच्चे का क्या करेगी? मैं खुद बहुत चिंतित हूँ, मेरे भी हाथ में कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपकी मदद कैसे करूँ। प्रीति, डॉक्टर अगर संभव हो तो मुझे और इस बच्चे को एक बार विशाखा दीदी के पास ले चलिए। मैं उनके बच्चे से उनको एक बार मिलवाना चाहती हूँ। डॉक्टर वंदना, सिस्टर प्रीति को स्ट्रेचर पर ही ले चलिए, विशाखा जी से मिलवा दीजिए। पता नहीं अब वह बचेगी भी या नहीं, पर एक बार उनको उनके बच्चे से मिलवा देते हैं। शायद डूबती जिंदगी को फिर से सहारा मिल जाए और शायद कोई चमत्कार हो जाए। नर्स बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और वार्ड बॉय को बुलाकर कहती है कि प्रीति के स्ट्रेचर को विशाखा जी के वार्ड में ले चलो। वार्ड में जाकर सभी देखते हैं तो विशाखा लाइफ मशीनों के सहारे सांसें ले रही है, पर बचने की कोई संभावना नहीं है। सिर से खून बहुत ज्यादा निकल चुका है। सांसों की डोर कब थम जाए कुछ पता नहीं है। प्रीति इशारों से कहती है कि मुझे विशाखा जी के पास ले चलिए। नर्स प्रीति का स्ट्रेचर विशाखा जी के पास ले जाकर लगा देती है तो प्रीति कहती है,
विशाखा दीदी, देखिए आपका बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, जिसके लिए आप इतनी मिन्नतें मांग रही थी, इतनी दुआएं कर रही थी। अब वह आया इस धरती पर तो आप उसे एक नज़र देख भी नहीं रही हैं। कितना मायूस लग रहा है अपनी माँ के बिना। एक नज़र भर के उसे देख तो लीजिए। प्रीति की बातें सुनकर न जाने विशाखा जी के अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और नर्स, जो कि बच्चे को गोद में लेकर दूर खड़ी थी, उसकी तरफ देखती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। नर्स बच्चे को लेकर विशाखा जी के पास आती है। प्यार से विशाखा जी बच्चे के सर पर स्नेहिल हाथ फिराती है और बच्चे आंखों के कोरों से आंसू बह जाती है। यह आंसू खुशी के थे या गम के, यह भी नहीं पता चल सका। और फिर अचानक हाथ नीचे गिर जाता है। साथ ही विशाखा जी की सांसों की डोरी भी टूट जाती है। डॉक्टर वंदना आगे बढ़कर विशाखा जी की नब्ज चेक करती है और कहती है, सी इज नो मोर। प्रीति रोने को होती है तो डॉक्टर वंदना कहती है, प्रीति आप रोइए मत, नहीं तो आपके स्टिचेस पर इसका बुरा असर पड़ेगा। प्रीति शांत हो जाती है। उस बच्चे के दुर्भाग्य पर सोचती है, अब इस बच्चे का क्या होगा जिसके जन्म से पहले पिता और जन्म के बाद माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उस बच्चे की परवरिश कैसे होगी? मैं बिना ब्याही माँ इस बच्चे को कैसे पालूंगी? तभी प्रीति की माँ और पिताजी वहाँ आते हैं। वो सब कुछ सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। कोई अपना वहाँ पास नहीं है तो दीपक और विशाखा का दाह संस्कार प्रीति के माता पिता ही करते हैं। प्रीति तो बहुत चिंतित है कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। 2-3 दिन तक तो कोई कुछ नहीं कहता है। ऑपरेशन के टांके कटने के बाद जब प्रीति घर जाने वाली होती है तो प्रीति की माँ कहती है कि बेटा, अब इस बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दे, अब तू इसे अपने पास नहीं रख सकती है। प्रीति झट से अपने बच्चे को पालने के साथ ही अपने पास खींच लेती है। प्रीति बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, कैसी बातें कर रही है माँ? बच्चे को अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ेंगे? मैं हूं ना, ये मेरे साथ रहेगा। प्रीति की माँ पार्वती जी, अरे बेटा, तू बिन बिहाई इस बच्चे को अपने पास रखेगी तो लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में कि बिन बिहाई माँ कैसे बन गई? प्रीति, माँ लोगों की परवाह नहीं है, मुझे ये मेरा बच्चा है। मैं बिना बिहाई भी हूँ और माँ भी हूँ। तू समझने की कोशिश कर, ऐसा नहीं होता है। इस बच्चे को हम गांव लेकर नहीं जा सकते हैं और सबको पता चल जाएगा तो जात बिरादरी में कोई लड़का तेरा हाथ भी नहीं थामेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, ये मेरा बच्चा है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। पार्वती जी, इसके पालन पोषण के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? प्रीति, जो मेरे शादी के पैसे हैं, मैं उन्हीं पैसों से इसकी परवरिश करूंगी। पार्वती जी, तू पागल हो गई है क्या? वो तेरे ब्याह के पैसे हैं तो उन्हें इस लावारिस बच्चे पर खर्च करना चाहती है। माँ, अब चुप हो जाइए, फिर से कभी दोबारा इस बच्चे को लावारिस मत कहिएगा, क्योंकि अब से इसके साथ इसकी माँ है। और हाँ, जो पैसे आपने मेरे ब्याह के लिए रखे हैं वो भी इस बच्चे के माँ बाप के दिए हुए ही है, तो उसके पैसों पर तो उसका खुद का अधिकार है ना। तू पूरी तरह से पागल हो गई है इस बच्चे के प्यार में। मैंने भी आप ही से सीखा है कि आपने संतान की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहिए। पार्वती जी, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं है जिसे तुम अपना बच्चा समझ रही हो वो तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। प्रीति मुस्कुराते हुए बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, माँ, 9 महीने इसे मैंने अपनी कोख में रखा है, भले ही ये किराए की रही हो, पर अब ये मेरी अपनी संतान है। अब मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता है। माँ समझ गई है कि अब प्रीति को समझाने का कोई फायदा नहीं है, तो वो प्रीति के पापा से जाकर सारी बातें बताती है। तो वो उल्टा प्रीति की माँ पर ही नाराज होने लगते हैं और कहते हैं, उसी समय कहा था कि आगे पीछे सब कुछ सोच लो, पर तब तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की पड़ी थी। तो फिर आज जब वो अपना माँ होने का फर्ज निभा रही है
तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? तब तुम एक माँ थी, आज वो एक माँ है। पार्वती जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वह एक बिन बिहाई माँ है, आपको उसे समझाना चाहिए। उल्टा आप मुझे ही भला बुरा कह रहे हैं। प्रीति के पापा शेखर जी, क्या समझाऊं कि तुम उस नवजात को ले जाकर किसी अनाथ आश्रम में फेंक आओ, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। थोड़ा तो अपने दिमाग से सोचो। उसने 9 महीने तक उस बच्चे को अपने गर्भ में धारण किए हुए थी। अगर उसका चेहरा बिना देखे ही दीपक और विशाखा लेकर चले गए होते तो कोई बात नहीं थी, पर अब जब उसने उसे देख लिया है तो तुम्हें क्या लगता है वह उसे ऐसे ही छोड़ देगी अनाथ बनकर पलने बढ़ने के लिए? वह क्या, कोई भी माँ अगर उसके अंदर ममता होगी तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और तुम जानती हो कि तुम्हारी बेटी जिद्दी है, वह तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। अगर उसने अपने भाई के लिए ऐसा कदम उठाया है तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। अब उसे अपने बच्चे के लिए खुद ही सोचने दो। एक लड़की जब माँ बन जाती है ना, तो उसमें जमाने से लड़ने की ताकत आ जाती है। अब वह तुम्हारी बेटी नहीं रही, एक बच्चे की माँ है। अब वह तुम्हारी नज़रों से नहीं दुनिया को देखेगी, वह एक माँ की नज़रों से अब इस दुनिया को देखेगी। अपने बच्चे को इस तरह मझधार में नहीं छोड़ेगी। उसकी बात मान लेना ही अब हम लोगों के लिए सही होगा। पार्वती जी, आप भी उसी की ही तरफदारी कर रहे हैं। शेखर जी, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ जो सही है। ज़्यादा परेशान करोगी तो शायद वो तुम्हारा लिहाज करना भी छोड़ देगी। इससे अच्छा है कि उसे अपने फैसले स्वयं लेने दो। चलो घर चलने की तैयारी करो, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। पार्वती जी, आप अपनी बेटी को किसी अनजान शहर में यूं ही छोड़कर चले जाएंगे? अरे वह तो नादान है, क्या आप भी नादान ही बने हुए हैं उसके साथ? शेखर जी, नहीं, मैं उसके लिए स्थायी ठिकाना तो ढूंढ कर ही जाऊंगा, पर हम अब यहाँ और नहीं रुक सकते, क्योंकि अपना घर बार छोड़कर बिना किसी रोजी रोजगार के कहीं और कब तक रहेंगे? अब तक तो दीपक जी और विशाखा जी ने हमारा खर्च उठा रखा था, पर अब अपना जुगाड़ हमें खुद ही करना पड़ेगा। और इस शहर में तो मेरे लायक कोई काम नहीं है, तो अपने शहर तो चलना ही होगा ना। इतना कहकर शेखर जी प्रीति से मिलने चले जाते हैं। प्रीति के पास आकर कहते हैं, देखो बेटा प्रीति, तुमने जो भी डिसीजन लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर इस दिल्ली शहर में मैं तुम्हें अकेले इस तरह छोड़कर कैसे चला जाऊं? और तुम तो जानती हो कि इस शहर में मेरे करने लायक कोई काम नहीं है। पूरा जीवन मैंने सिर्फ प्राइवेट नौकरी ही की है, उसके सिवा मुझे कुछ आता भी नहीं है। इतना तो तुम्हें भी पता ही है कि शहर में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अपना पेट पालने के लिए बिना कुछ किए तो रहा भी नहीं जा सकता। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे यहाँ के किसी नारी निकेतन में ले चलकर छोड़ दीजिए, मैं वहीं रहकर इस बच्चे को पालूंगी। शेखर जी, बेटा नारी निकेतन की स्थिति तो तुम जानती ही हो, तो वहाँ कैसे तुम्हें छोड़ दूं? आप अपनी इतनी बड़ी बेटी को किसी नारी निकेतन में नहीं छोड़ना चाहती है। सोचिए, जो बच्चा अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ है उसे मैं किसी अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ दूं? शेखर जी, सचमुच तू बहुत बड़ी हो गई है। अपने सवालों से तूने मुझे भी चुप करा दिया। बेटी जिसे हम अब तक बच्चा समझते रहे हैं, अब वह सही मायने में बड़ी हो गई है। मुझे खुशी है कि तू दिल से सोच रही है। अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। अब तू अपने बच्चे को अपने तरीके से पाल। जो गलती तेरी माँ ने की है उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ रही है। उसका लालच तेरी जिंदगी पर भारी पड़ गया।
पर कोई बात नहीं, अब जो भी है तू ही इस बच्चे की माँ और बाप दोनों है। जितना हो सके तू इसे अपनी तरफ से सारी खुशियाँ देने की कोशिश करना, ये मेरा आशीर्वाद है। और हाँ, तू अपने आप को अकेला मत समझना, मैं बीच बीच में आता रहूँगा तुझसे मिलने के लिए। प्रीति, धन्यवाद पापा कि आपने मेरी मजबूरी को समझा। प्रीति को डिस्चार्ज करवाकर पास के ही एक नारी निकेतन में उसके पापा छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं। माँ प्रीति को छोड़कर नहीं जाना चाह रही है तो खूब रोती है। इधर पापा भी प्रीति को इस तरह से पराए शहर में छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, पर गांव भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ प्रीति जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार लेगी। पर गांव में गांव वाले एक बिन बिहाई लड़की को माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए उसे यहाँ छोड़कर जाना ही सही सही फैसला है। नारी निकेतन के मैनेजर से शेखर जी कहते हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी ही इससे मिलने फिर से आऊँगा। मैनेजर, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ बहुत सारी औरतें रहती हैं, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। माँ पापा वहाँ से चले जाती है। मैनेजर कमला नाम की एक औरत को बुलाकर कहते हैं कि आप प्रीति जी का ध्यान रखें, उनका एक छोटा बच्चा है और वो ऑपरेशन से पैदा हुआ है, तो उनकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी आज से आपकी ही है। कमला खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से माँ बच्चे दोनों का ख्याल रखूंगी। मैनेजर कहकर चले जाती है। कमला प्रीति की देखरेख के लिए आ जाती है। वह बच्चे और प्रीति दोनों की अच्छे से देखभाल करती हैं और बहुत खुश है, क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए कि वह किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। मैनेजर को पता है कि कमला के अंदर बच्चे के लिए कितनी तड़प रहती है। अक्सर रातों को उठकर बाहर बैठकर रोते हुए देखा है, इसीलिए उन्होंने कमला को प्रीति की देखरेख के लिए कहा था, ताकि कमला बच्चे के करीब रहे। कमला भी बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है। दिन रात माँ बेटे की देखभाल में लगी रहती है। एक दिन प्रीति से पूछ बैठती है कि प्रीति बहन, मेरे पति ने तो मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए घर से निकाल दिया, आप क्यों आकर इस नारी निकेतन में रह रही हो। प्रीति कमला को अपने और बच्चे के बारे में बताने लगती है। फ्लैशबैक। विशाखा दीदी मेरी बुआ जी की लड़की थी, जो दिल्ली में ही रहकर पढ़ाई करती थी। वही उन्हें दीपक जीजू से प्यार हो गया और दोनों ने दिल्ली में ही लव मैरिज कर ली। दोनों के ही घर वाले को यह शादी मंजूर नहीं थी, इसीलिए दोनों के ही घर वालों ने उन दोनों को अपने पास रखने से मना कर दिया और इन दोनों लोगों से रिश्ता तोड़ दिया। दीदी और जीजू दोनों ही नौकरी करते थे, तो इसीलिए उन लोगों ने भी घर वालों का ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। पर शादी को हुए 5-7 साल बीत जाने के बाद भी जब उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो जीजू भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। भले ही उनके माँ बाप बातचीत ना करते हो, पर दीदी को उम्मीद थी कि घर में एक बच्चा आ जाएगा तो शायद सास ससुर उन दोनों को माफ़ कर दें। जब काफ़ी दिन बीत गए और दीदी जब माँ नहीं बन सकी, तो दोनों ने डॉक्टर को दिखाया। तब पता चला कि दीदी कभी माँ नहीं बन सकती है। दीदी बहुत उदास हो गई और हरदम उदास रहती थी, इसी वजह से बीमार भी रहने लगी। जीजू को दीदी की बहुत चिंता होने लगी, तो किसी दोस्त के कहने पर दोनों एक दिन डॉक्टर वंदना से मिलने गए। डॉक्टर वंदना ने उन्हें बताया कि सरोगेसी द्वारा वह मां बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनकी कोई रिलेशन में एक लड़की तैयार हो तो ज़्यादा बेटर होगा। दीदी ने भी अपने सारे नाते रिश्तेदारों में पता कर लिया, पर कोई भी रिश्तेदार अपनी लड़की की
सैरोगेसी के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़की बिन बिहाई माँ बने। दीदी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी अच्छी नौकरी करते थे और उनके पास काफ़ी पैसे भी थे। उसी समय उन्हें पता चला कि प्रीति के छोटे भाई के दिल में छेद है और वो उसका ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं है। वह हमारे हालात से भली भांति परिचित थे। एक दिन मिलने के लिए हमारे घर आई। माँ भाई के ऑपरेशन को लेकर परेशान थी और खूब रो रही थे। विशाखा दीदी ने हिम्मत करके माँ से सैरोगेसी के बारे में बात की, पर शुरू में तो माँ ने भी मना कर दिया था इस सैरोगेसी के लिए, पर अपने बच्चे का लालच उसे अपनी बेटी की सैरोगेसी कराने पर मजबूर कर दिया। विशाखा दीदी ने माँ को 25 लाख रुपए दिए और कहा कि 12 लाख में अपने बेटे का ऑपरेशन करवा ले और 13 लाख रुपए प्रीति की शादी के लिए रख दे। माँ तैयार हो गई, क्योंकि हमारी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम भाई का ऑपरेशन करवा लें और शायद मेरी शादी भी नहीं हो पाती किसी अच्छे घर में, क्योंकि पापा की एक छोटी सी नौकरी है और उनके पास इतना बजट नहीं है कि वह अपनी बेटी को दहेज देकर उसकी शादी करा सके। माँ ना चाहते हुए भी विशाखा दीदी का प्रस्ताव ठुकरा ना सकी और इस सैरोगेसी के लिए हाँ कर दी। विशाखा दीदी ने गांव में सबको यही बताया कि वो मेरे छोटे भाई का इलाज कराने के लिए दिल्ली हम सबको लेकर जा रही है। वह मेरे भाई का ऑपरेशन अपने पैसों से करवाएगी। हमने भी गांव वालों को यही बताया कि हम लोग दिल्ली शहर में आ गए हैं। यहाँ पर विशाखा दीदी ने 1-2 कमरे का फ्लैट हम लोगों को रहने के लिए किराए पर ले लिया, ताकि किसी को पता ना चले कि हम कहाँ रह रहे हैं। फिर वह मुझे डॉक्टर वंदना के पास ले गई और वहीं पर मेरी सैरोगेसी कराई गई। डॉक्टर वंदना की देखरेख में ही इस बच्चे का इलाज चल रहा था। दीदी और जीजू बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना बच्चा मिलने वाला था। वह दोनों अक्सर रात के समय हमारे फ्लैट पर आ जाया करते थे और कुछ समय तक अपने बच्चे के साथ बिताते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 9वां महीना पूरा होने वाला था। वो दोनों डॉक्टर वंदना की क्लिनिक पर जा रहे थे। मुझे भी कहा था कि मम्मी के साथ कैब से वहीं पहुंचूं, पर वहां पहुंचने से पहले ही दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जीजू और दीदी को हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने जीजू को तुरंत मृत घोषित कर दिया। दीदी सर में चोट लगने की वजह से बेहोश थी। जब बच्चे का जन्म हुआ तो मैं उनके पास इसे लेकर गई। उस बेहोशी की हालत में भी उन्हें अपने बच्चे के प्रति ऐसा प्रेम था कि मरने से पहले उन्होंने एक बार आंखें खोलकर अपने बच्चे को देखा, अपना स्नेह भरा हाथ उसके सर पर रखा और उस दुनिया से विदा हो गई। कुछ देर तक दोनों खामोश रहती है, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना थी। प्रीति और कमला दोनों के ही आंखों में आंसू थे। तभी बच्चे की रोने की आवाज से दोनों के बीच की खामोशी टूटी। कमला ने झट से आगे बढ़कर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि अभी भी प्रीति के टांके पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। कमला ही सहारा देकर उसे उठाती बैठाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा है। प्रीति भी अब सब कुछ भूलकर अपने बच्चे के लालन पालन में लग जाती है। जब से होश संभाला है तब से पहली बार जब वह अपने माँ बाबा से इतनी दूर एक अजनबी जगह अकेले रह रही है। कमला और प्रीति की अच्छी दोस्ती हो गई है। इस अनजान शहर में दोनों ही अकेली है और दोनों एक दूसरे के गम और खुशी की राजदार भी है, तो दोनों का प्यार 2 सगी बहनों जैसा हो जाता है। 2-3 महीने यूं ही निकल जाते हैं। इसी बीच प्रीति के पापा आकर उससे एक बार मिल जाते हैं। अक्सर नारी निकेतन की औरतें जॉब करने के लिए बाहर जाया करती हैं। नारी निकेतन की ही सीमा, जो एक ऑफिस में जॉब करती है, एक दिन वहाँ के बॉस ने सीमा को बुलाकर कहा कि अगर तुम्हारे नारी निकेतन में कोई महिला इच्छुक हो तो घर पर मेरी माताजी बीमार है,
आकर उनकी सेवा कर दिया करे, बदले में मैं उसे अच्छी पेमेंट दूंगा। जी सर। सीमा आकर मैनेजर को सारी बातें बताती है। मैनेजर कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ, कोई औरत तैयार होती है तो भेज देता हूँ। मैनेजर इस बारे में प्रीति से बात करता है तो प्रीति कहती है, सर अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? कमला, तुमने तो मुझे बेगाना बना दिया। अरे मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, तू निश्चिंत होकर अपना काम कर। कमला, पर आपका काम अपना काम। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे सिलाई ही तो करनी रहती है। जब तुम आकर बच्चे को संभालोगी तो मैं अपनी सिलाई कर लिया करूंगी। आप सचमुच बहुत अच्छी है कमला दीदी। अगर आप मेरा हरदम बड़ी बहन की तरह सहयोग नहीं करती तो मैं ये नौकरी कभी नहीं कर पाती। कमला, मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। मैं तो इस शैतान के साथ कुछ देर तक अकेले में समय बिताना चाहती हूँ। प्रीति हंसने लगती है और कहती है, एहसान भी करती हो और धन्यवाद बोलने का मौका भी नहीं देती हो। कमला हंसते हुए, मैं ऐसी ही हूँ। फिर दोनों एक साथ हंसने लगती हैं। दूसरे दिन प्रीति सुबह ही उठकर अपने नित्य कर्म से निपटाती है। साथ ही बच्चे को भी नहला धुलाकर कमला के पास छोड़ देती है। खुद मंदिर में जाती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, अपने जीवन में पहली बार अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही हूँ, मेरी मदद करना। अब आपका ही सहारा है। एक माँ अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती है। आप मेरी हर कदम पर मदद करना। अगर कहीं कुछ गलत करूँ तो भी मुझे राह दिखाना। जब भी मेरे कदम डगमगाए, अप्रत्यक्ष रूप से मैं ही सही, मुझे मार्गदर्शन दिखाते रहना। मंदिर में से कुमकुम उठाती है और अपने माथे पर एक छोटा सा तिलक लगाती है। भगवान को प्रणाम करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो कमला बच्चे को गोद में लिए उसके पीछे खड़ी है। तो झुककर कमला के पैर छूती है। कमला, अरे यह क्या कर रही हो? प्रीति, आज तक कोई भी नया काम करने जाती थी तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही जाती थी, पर अब इस समय मुझसे बड़ी आप ही है तो आपका ही आशीर्वाद लेकर जाऊंगी ना। दीदी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में सफल होऊं। कमला, यह भी कोई पूछने की बात है? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहती हो सब में सफल हो। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के जीवन में आने वाली हर रुकावटें और बाधाएं तुम दोनों से दूर रहे। हमेशा भगवान तुम्हें सही राह दिखाए, यह मेरा आशीर्वाद है। प्रीति को कंधे से पकड़ती है और गले से लगा लेती है। फिर कहती है, अब आओ, अब जाओ, इतनी इज्जत मुझे मत दो, इसकी आदत नहीं है मुझे। अब इससे ज़्यादा इज्जत दोगी तो इमोशनल हो जाऊंगी और आंखों से आंसू बह जाएंगे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे कमज़ोर समझे। जल्दी जाओ और अपने काम में विजयी होकर आओ। प्रीति जी दीदी कहकर निकल जाती है। बाहर आती है तो ऑटो का इंतजार करती है। तभी सामने से आ रही ऑटो को देखकर हाथ कर रुकवाती है। प्रीति ऑटो में बैठती है और एड्रेस ऑटो वाले को बता देती है। ऑटो जाकर एक बड़ी सी बंगलो के बाहर खड़ी होती है। वहाँ खड़ा गेट कीपर प्रीति से पूछता है कि किस काम से आई है आप। प्रीति उसे सब कुछ बताती है तो कहता है, ठीक है, मैं साहब से पूछता हूँ, वह जैसा कहेंगे तभी मैं आपको अंदर जाने दूंगा। प्रीति, ठीक है, आप पूछकर बताइए। इतना कहकर वह वहीं गेट पर खड़ी हो जाती है। वॉचमैन फोन करके पूछता है तो अंदर से बॉस कहते हैं कि भेज दो, मैं अंदर इंतजार कर रहा हूँ। प्रीति बंगलों को बड़े ध्यान से देख रही थी और सोचती है, एक बार विशाखा दीदी के घर गई थी, उनका भी घर बिल्कुल ऐसा ही था। देखो, जिस बच्चे को एक हवेली में रहना था वह एक अनाथालय में रह रहा है। जिस बच्चे को सोने चांदी के पालने में झूलना था
जिस पर न्यौछावर करने के लिए उसके माँ बाप ने सोने चांदी रखे थे, वह आज एक गरीब माँ के आंचल में पल रहा है। इसे ही किस्मत कहते हैं। जिसे राजयोग लिखा था वह दरिद्र योग में जी रहा है। अभी सोच ही रही है, तभी वॉचमैन आकर कहता है, मैडम आप अंदर जाइए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। वॉचमैन प्रीति को मेन डोर पर ले आकर छोड़ देता है। प्रीति सकुचाते कदमों से आगे बढ़ती है। घर में नौकरों का एक हुजूम सा दिख रहा है। हर तरफ नौकर चाकर इधर से उधर घूम रहे हैं। प्रीति सोचती है, इनके घर में तो पहले से ही इतने नौकर चाकर हैं, तो एक और नौकर की क्या जरूरत पड़ गई। क्या इनके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं जो इतने बड़े घर में नौकरों का हुजूम सा लगा हुआ है। प्रीति थोड़ा और आगे बढ़ती है तो एक नौकर आकर कहता है, आइए मैम, मैं आपको सर के पास ले चलता हूँ। प्रीति उस नौकर के पीछे हो लेती है। एक सोफे पर एक 27-28 साल का लड़का बैठा हुआ कुछ फाइलें चेक कर रहा है। नौकर उसकी तरफ देखकर कहता है, सर आपने आज एक नई मेड को बुलाया था, वह आ चुकी है। लड़का धीरे से सर हिलाता है, ठीक है, और वह नौकर तुरंत दूसरी तरफ चला जाता है। प्रीति वहीं चुपचाप खड़ी है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे। लड़का अपनी फाइल पास पड़े टेबल पर रखता है और नजरें उठाकर प्रीति की तरफ देखता है। एक साधारण कद काठी की लड़की जो 24 या 25 साल के आसपास की है, पिंक कलर का फ्रॉक वाला सूट पहने उसके सामने खड़ी है। देखने में ठीक ठाक है, आकर्षक है, पर थोड़ी कमजोर सी लग रही है। लड़का इशारा करता है सोफे की तरफ और कहता है, बैठ जाइए। प्रीति सकुचाते हुए सोफे पर बैठ जाती है। सोचती है, इतने सारे नौकर चाकर तो पहले से ही भरे हैं, फिर एक और नौकर की जरूरत इन्हें क्यों आन पड़ी। बहुत बड़ी फैमिली है क्या, अपने मन में ही सोचती है। लड़का प्रीति की तरफ देखते हुए, मेरा तो नाम आप जानती ही होगी, बाहर की नेम प्लेट पर पढ़ लिया होगा। प्रीति, सॉरी, नहीं सर, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद घबराहट की वजह से। लड़का, मेरा नाम निखिल है, माँ मुझे निशु बुलाती है। और आपका नाम? सर, मेरा नाम प्रीति है। इतना कहकर प्रीति अपना बायोडाटा उस लड़के की तरफ बढ़ा देती है। लड़का बायोडाटा हाथ में लेते हुए उसकी क्वालिफिकेशन चेक करता है और कहता है, यह सब बस एक फॉर्मेलिटी के लिए है, इस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें तो हमारी मम्मी, जिनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, उनकी देख रेख के लिए आपको यहाँ बुलाया है। तुम्हें बस उनकी देखभाल करना है। वैसे तो हमारे घर में नौकरों की कोई कमी नहीं है, पर मम्मी थोड़ा अलग तरीके की है। उन्हें कोई भी बात बहुत प्यार से समझानी पड़ती है। आप उनसे मिल लीजिए, अगर ठीक लगे तो हम आगे बात करती है। मुझे लगा कोई औरत ही उन्हें संभाल सकती है, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया है। और पास से जा रहे एक नौकर को अपने पास बुलाते हुए कहता है, रामू, मैडम को मोम के कमरे तक ले जाइए, यह मोम से मिल ले, फिर आगे की बातें होगी। प्रीति उठते हुए, जी सर, मैं मिलकर आती हूँ, कहकर नौकर के साथ आगे बढ़ जाती है। हॉल के बगल में ही एक कमरे में नौकर प्रीति को लेकर जाता है। एक औरत जो देखने में 54-55 साल की लग रही है, काफी खूबसूरत है और चेहरे से भी आकर्षक है, पर बिस्तर पर लेटी हुई ही इधर उधर देख रही है।
प्रीति उनके पास जाती है और कहती है, मैम कैसी तबीयत है अब आपकी? औरत कुछ नहीं बोलती है और बस इधर उधर देखती रहती है। फिर कुछ देर तक शांत रहने के बाद नौकर की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, अब यह नई कौन आ गई और इसे मेरे पास क्यों लेकर आया है? नौकर डरते हुए, मैम सर ने आपकी देखरेख के लिए इन्हें अपॉइंट किया है, इसीलिए आपसे मिलवाने लेकर आया हूँ। औरत, क्यों, मुझे क्या हुआ है जो ये मेरी देखरेख करेगी? नौकर कुछ नहीं बोलता है और सिर नीचे कर लेता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सर पर मेरे लिए नौकरों का अंबार लगा देंगे तो मैं उठकर बैठ जाऊंगी? मैं जो कह रही हूँ वह मान जाए, मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीति सोचती है, ये तो कुछ अजीब ही बर्ताव कर रही है। पता नहीं मैं इनको संभाल भी पाऊंगी या नहीं। लग रहा है पहले दिन ही नौकरी का आखिरी दिन हो गया। बहुत खुश होकर घर से निकली थी, भगवान से मिन्नतें की थी कि मुझे यह नौकरी मिल जाए, पर लग रहा है सारा कुछ बेकार हो गया। अभी और इम्तिहान देना बाकी है। चल प्रीति, तेरा तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बंध गया, क्योंकि यह औरत जरूरत से ज़्यादा ही खुर्राट लग रही है। प्रीति नौकर के साथ ही वहाँ से वापस आ जाती है और सोचती है, शायद मैं इस औरत को ना संभाल पाऊँ या फिर शायद संभालने में सफल भी हो जाऊँ। वैसे भी कोशिश करने से पहले ही हार मान लेने से अच्छा है एक कोशिश करके देख ही लेती हूँ, शायद सफल हो ही जाऊं। अब तक नौकर और प्रीति दोनों निखिल के पास आ चुके हैं। नौकर प्रीति को निखिल के पास छोड़कर चला जाता है। निखिल, आइए मिलिए आप मेरी माँ से। आपको क्या लगता है आप उनकी देखभाल अच्छे से कर पाएगी? वो थोड़ी जिद्दी है, हर बात में पहले ना नुकुर करती है फिर मान जाती है। प्रीति, सर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूं, आगे वक्त ही बताएगा। एक बात पूछनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? मैम कुछ आपको मानने के लिए कह रही थी। अगर आप उनकी वो बात मान जाए तो वो ठीक हो जाएगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो उनकी बीमारी की वजह है? निखिल, मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता, कुछ पर्सनल है। सॉरी सर, मेरा मकसद आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। निखिल, कोई बात नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। अगर आप यहाँ काम करना चाहती है तो आप कल से ही आ जाइए और सब कुछ ठीक से समझ लीजिए। प्रीति, आज क्यों नहीं? प्रीति के पूछने के अंदर से निखिल थोड़ा असहज फील करता है, क्योंकि आमतौर पर लोग 1 या 2 दिन बाद ही आने के लिए कहते हैं। वो प्रीति से काफ़ी इम्प्रेस होता है और कहता है, ठीक है, आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। एक नौकर को बुलाकर कहता है, इन्हें मोम के खाने पीने का शेड्यूल समझा दो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। नौकर, ठीक है सर। निखिल अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर नौकर प्रीति को लेकर नंदिनी जी निखिल की माँ के पास चला जाता है। नंदिनी जी प्रीति को देखती है तो मुंह दूसरी तरफ कर के लेट जाती है। उनको ऐसी लेटे छोटे बच्चों की तरह रूठा हुआ देखकर प्रीति मुस्कुराने लगती है। नंदिनी जी सुबह का नाश्ता खा चुकी है, अब उनको दवाई देने का वक्त है। पहले जब प्रीति दवाई देती है तो नंदिनी जी दवाई नहीं लेती है, पर बार बार आग्रह करने पर बिना प्रीति से कुछ कहे ही दवाई लेकर खा लेती हैं। 1-2 दिन तो नंदिनी जी प्रीति से ढंग से बात नहीं करती है, पर धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा है। प्रीति उनसे मजाक मजाक में बातचीत कर लेती है। नंदिनी जी भी प्रीति के मिलनसार स्वभाव से धीरे धीरे इम्प्रेस हो रही हैं। सुबह का टाइम नाश्ते के बाद प्रीति नंदिनी जी को दवाइयाँ दे रही है। नंदिनी जी काफ़ी मायूस हैं और कहती है, रहने दे बेटा, इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरा बेटा मेरी बात सुनता ही नहीं है, ठीक होकर भी क्या करूँगी।
प्रीति, माँ जी मुझे यह बात पूछनी तो नहीं चाहिए क्योंकि यह आपका घरेलू मामला है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जो निखिल जी नहीं मानना चाहती है और आप जिद पर अड़ी हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो रही है। नंदिनी जी, बेटा, मैं तो बस इतना चाहती थी कि निशु का घर बस जाए, पर वह है कि दोबारा शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रीति, मतलब निखिल जी की शादी पहले हो चुकी है, तो उनकी पत्नी कहाँ है? नंदिनी जी, अब वह इस दुनिया में नहीं है और निखिल है कि दूसरी शादी करना नहीं चाहता है। इकलौता यही मेरा बेटा है। इतनी धन दौलत पैसा रुपया किस काम का, जब इसे कोई भोगने वाला ही नहीं है। कहती हूँ दूसरी शादी कर ले तो कहता है रागिनी को नहीं भूल सकता हूँ। प्रीति, रागिनी कौन? मेरी बहू थी। एक बार गांव में गई थी मामा जी के यहाँ शादी में, वहीं मुझे रागिनी मिल गई। मतलब रागिनी बहुत चुलबुली लड़की थी। उस शादी में समझो वो सबकी जान थी। हर किसी के खाने नाश्ते का सारा ध्यान ख्याल वही रखती थी। नाच गाना सब कुछ उसे बहुत अच्छे से आता था। मुझे वह पसंद आ गई। बहुत अमीर नहीं थी, पर मेरे पास भी धन दौलत की कमी नहीं थी। मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए थी, जो मुझे मिल गई थी। मैंने इस बारे में नीसू से बात की तो उसे भी कोई ऐतराज नहीं था। मैंने रागनी की फोटो उसे दिखाई थी तो उसे रागनी पसंद आ गई। हमने रागनी के मम्मी पापा से बात की, उन्हें भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। निखिल और रागनी की शादी हो गई। वहां से हम दिल्ली आ गए। रागिनी जब से घर में आई थी, घर की रौनक बढ़ गई थी। पायल पहन के दिन भर घर में इधर से उधर चलती थी, हर किसी का ख्याल रखती। इतने नौकर चाकर रहते हुए भी मेरा और निशु का ख्याल वह खुद ही रखती थी और हमारे लिए खाना नाश्ता वह अपने हाथों से तैयार करती थी। कितनी बार मैंने कहा उसे कि चिंता मत किया कर, नौकर है ना, वह हमारी देखभाल करेंगे, पर वह नहीं मानती थी। कहती अपने हाथों से आप दोनों के लिए कुछ बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और कुछ ही दिनों बाद वह माँ बनने वाली थी। घर में जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। नीशु भी बहुत खुश था और मैं भी बहुत खुश थी। रागनी को बच्चे बहुत पसंद थे। निखिल भी बहुत खुश था क्योंकि उसका कोई छोटा भाई बहन तो था नहीं, और जब से अपने बच्चे के बारे में सुना था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम सब बहुत खुश थे। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय रागनी का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। उसी में उसका बच्चा भी खत्म हो गया। हम उसे जल्दी ही पास के हॉस्पिटल में ले गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब यह बात रागनी को पता चली तो वह बहुत दुखी रहने लगी। उसे बार बार यही लगता कि उसकी गलती से यह सब हुआ है। सीढ़ियों से नीचे गिरने की वजह से उसके पेट में गहरी चोट लग गई थी और इस वजह से वह दोबारा कभी मां नहीं बन सकती थी। ये बातें जब डॉक्टर मुझसे और निशु से बता रहे थे तो रागनी ने भी सुन ली थी। उसने हमें तो कभी नहीं बताया कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर घुटती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। हम डॉक्टर को कितना भी दिखाते पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और एक दिन रागनी अपने गम के साथ ही इस दुनिया से चली गई। मरते समय उसने निखिल से कहा कि आप दूसरी शादी कर लेना। इस जन्म में आपको बच्चे का सुख मैं नहीं दे पाई, इसका मुझे अफसोस है, पर इस घर के लिए एक वारिस तो जरूरी ही है। आप शादी जरूर कर लेना। कुछ दिनों तक तो मैं भी निशु से कुछ नहीं बोली क्योंकि रागनी के जाने का सदमा मुझे भी लगा था और निशु को भी। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। एक दिन मैंने निशु से उसकी दूसरी शादी के बारे में बात की तो उसने साफ मना कर दिया और कहने लगा रागनी ने चाहे जो भी कहा, पर अब वह रागनी के सिवा किसी और से शादी नहीं करेगा। मैं उससे बार बार कहती हूँ देख बेटा, मेरी भी उम्र होती जा रही है, तुझे भी कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए जो तेरी देख रेख कर सके तो दूसरी शादी कर ले। पर वह कहता है उसे रागनी जैसी दूसरी पत्नी नहीं मिलेगी, इसीलिए जब भी शादी करने के लिए कहती हूँ हर बार एक नया नौकर लाकर खड़ा कर देता। उसे लगता है नौकर मेरे दुखों को कम कर देंगे।
कहता है कि आपको जो भी अपनी बहू से तमन्ना है सब नौकर पूरा कर देंगे, पर दूसरी शादी के लिए मत कहिए। अब तुम बताओ, बहू की कमी कोई नौकर पूरा कर सकता है? और फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सिसकने लगती है। रोइए मत माँ जी, इस तरह से रोएगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। निखिल जी सचमुच रागनी जी से बहुत प्यार करते थे और शायद इसीलिए वह दूसरे किसी को अपने दिल में जगह नहीं देना चाहती हैं। आपको उनकी भी मजबूरी समझनी चाहिए। इंसान के जीवन में प्यार सिर्फ एक बार आता है, जो उनके जीवन में आकर जा चुका है। नंदिनी जी, मैं सब कुछ समझती हूँ, पर यह एक माँ का दिल क्या करे जो अपनी औलाद की सुरक्षा के लिए तड़पता है। बिना जीवन साथी की जिंदगी कैसे कटती है, वह मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। जब नीसू छोटा था तब उसके पापा चल बसे, सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गई। एक तरफ नीशू को संभालती थी, दूसरी तरफ बिजनेस। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करके नीशू बड़ा हो गया तो उसने बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। तब जाकर कहीं मैं थोड़ा आराम कर पाई। सोचा था बुढ़ापे में बहू के साथ अच्छे से वक्त कटेंगे, पर वह भी नसीब में नहीं लिखा था। मुझे भी एक जीवन साथी की कमी हमेशा खलती रही। मेरे पास तो नीसू था तो मेरा दिल लग जाता था, पर नीसू के पास तो कोई नहीं है, ना कोई बच्चा, ना कोई जीवन साथी। उसकी जिंदगी कैसे कटेगी? एक माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चे की फिक्र लगी रहती है, पर वह है कि सुनने को तैयार नहीं है। फिर प्रीति की तरफ मुखातिब होती है और कहती है, तुम उस महिला आश्रम में क्यों रहती हो? तुम्हारा अपना कोई नहीं है क्या? प्रीति, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे माँ पापा, एक छोटा भाई है, पर वे सभी गांव में रहते हैं। मैं गांव नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास एक बच्चा है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। गांव वाले एक बिन बिहाई लड़की को माँ के रूप में नहीं देख सकती हैं। बस इसीलिए मैं गांव नहीं गई। नंदिनी जी, बिन बिहाई माँ, मैं कुछ समझी नहीं। प्रीति, दरअसल मेरी बुआ जी की एक लड़की थी, विशाखा दीदी। उन्होंने मेरी सैरोगेसी करवाई थी, पर बच्चे को जन्म देने से पहले ही पति पत्नी दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जीजा जी का तुरंत देहांत हो गया और बच्चा जब पैदा हुआ तो विशाखा दीदी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। घर वाले इस दोनों को पसंद नहीं करते थे, तो किस मुंह से बच्चा हम उनको देते। और उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन दोनों ने कोई बच्चा सेरोगेसी करवाया है। बच्चा उन्हें देती तो भी पता नहीं वो लेते कि नहीं। माँ ने कहा कि बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दूं और उनके साथ गांव चलूं, पर मैं नहीं मानी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई बड़े खानदान का लड़का माँ बाप के ना रहने पर किसी अनाथ आश्रम में पले। मैं भी तो उसकी माँ ही हूँ, तो क्यों ना मैं उसे पालूं पोसूं। बस इसीलिए मैंने साथ जाने से मना कर दिया और निकेतन में रहने आ गई। कैसे एक माँ अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ देगी? नंदिनी जी सुनती है तो उन्हें प्रीति को देखकर यकीन नहीं होता है कि इतनी कम उम्र में ही लड़की इतनी समझदार हो सकती है। बहुत खुश होती है और कहती है, सचमुच तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है। तुम चाहती तो अपनी माँ का कहा मानकर उसे किसी भी अनाथ आश्रम में छोड़कर जा सकती थी। कौन सा उसके माता पिता देख रहे थे कि तुम उनके बच्चे को कैसे पाल रही हो, पर तुम्हारा कदम बहुत ही साहसिक है। भला ऐसा कितने लोग कर पाते हैं। मुझे खुशी हुई जानकर कि तुम जैसी लड़की आज भी इस दुनिया में है, जहां लोग अपने बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर लेते हैं। तुमने किसी और के बच्चे को अपना बनाकर अपने पास रखा हुआ है। प्रीति, धन्यवाद माँ जी, पर अब वह मेरा बच्चा है और मेरे कलीजे का टुकड़ा है। उसे देखती हूँ तो अपने सारे गम भूल जाती हूँ।
यह भूल जाती हूँ कि समाज मुझे क्या कहेगा। वह मेरी आंखों का तारा, मेरा राज दुलारा है। नंदिनी जी, पर जब तुम उसे छोड़कर चली आती हो तो उसकी देखभाल कौन करता है? प्रीति, वह नारी निकेतन में एक कमला दीदी है जो मेरे न रहने पर बच्चे को संभालती है। उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया है क्योंकि वह किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, तो वह भी वहीं आकर रहती है। हम दोनों एक दूसरे को बहन जैसा प्यार देते हैं। मेरे ना रहने पर वही बच्चे का ख्याल रखती है। नंदिनी जी, कभी कभी अपने बच्चे को यहाँ भी लेकर आ जाया करो, मैं भी देखूंगी तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। जी माँ जी, कोशिश करूंगी लेकर आने की। दरअसल कमला दीदी उसका बहुत ख्याल रखती है, तो मुझे कभी चिंता ही नहीं होती है। शाम का समय, बारिश का मौसम, दोपहर से ही बारिश बहुत तेज हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। निखिल आज ऑफिस से जल्दी आ गया है। सारे ड्राइवर घर जा चुके हैं। आज नंदिनी जी की तबीयत कुछ ढीली लग रही थी, तो प्रीति तब तक नहीं जाना चाह रही थी कि जब तक कि निखिल घर आ ना जाए। निखिल घर आ जाता है तो प्रीति नारी निकेतन जाने के लिए निकलती है, लेकिन बारिश बहुत तेज है तो नंदिनी जी कहती है, निखिल प्रीति को उसके आश्रम तक छोड़ा, बारिश बहुत तेज है, ऐसे कैसे जा पाएगी इस बारिश में? कोई ऑटो या टैक्सी भी तो नहीं मिलेगी। निखिल, ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, मैं प्रीति जी को उनके आश्रम तक छोड़ कर आता हूँ। निखिल प्रीति को नारी निकेतन छोड़ने जाता है तो बारिश और तेज हो जाती है। प्रीति कहती है, सर अंदर चलिए ना, मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। निखिल सोचता है, वैसे भी इन दुखियारी औरतों का दुख दर्द कौन सुनने आता है। चलो यहाँ तक आ ही गया हूँ तो मैनेजर को भी कुछ डोनेशन वगैरह दे दूँ ताकि आश्रम की औरतों के लिए कुछ अच्छे काम कर सके। वह भी उतरकर गाड़ी से प्रीति के साथ आश्रम में चल देता है। कमला युवराज को गोद में उठाया इधर से उधर टहल रही है। प्रीति को देखती है तो जल्दी से उसे उसके पास लेकर आती है और कहती है, ये ले संभाल अपने लाडले को, आज न जाने क्यों बहुत रोए जा रहा है। कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ पर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रीति युवराज को गोदी में लेती है तो उसे लेते ही चुंबनों की बौछार कर देती है। युवराज भी प्रीति के स्नेहिल प्यार से खुश होकर किलकारियां मारने लगता है। दूर खड़ा निखिल माँ बेटे के प्यार को देख रहा है। उसे इस समय प्रीति और उसका बच्चा दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान दिख रहे थे। वह अपलक माँ बेटे के इस प्यार को देख रहा था। सचमुच माँ की ममता में ना जाने कौन सा वह जादू है कि चीखता चिल्लाता बच्चा भी खिलखिलाकर हंसने लगता है। शायद माँ के स्पर्श में ही जादू होता है। कुछ देर तक दुलार करने के बाद प्रीति युवराज को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है तो निखिल भी मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। कमला से कहकर प्रीति निखिल के लिए कॉफी मैनेजर के ऑफिस में ही भिजवा देती है। थोड़ी ही देर में निखिल मैनेजर के ऑफिस से निकलकर घर चला जाता है, पर रास्ते भर उसे प्रीति और उसके बच्चे का ही ख्याल आता है। जब भी दोनों के बारे में सोचता है उसका चेहरा खुशी से दमक उठता है। बहुत दिनों के बाद उसे ऐसा निश्चल प्यार दिखा था। शायद रागिनी की मृत्यु के बाद वह इन सब चीज़ों पर ध्यान देना छोड़कर सिर्फ अपने बिजनेस पर ही फोकस कर रहा था। पर आज उसका दिल फिर से पुराने वाले निखिल का हो गया है जो सिर्फ मुस्कुराए जा रहा था। घर जाता है तो माँ पूछती है, प्रीति को छोड़कर आ गया बेटा? निखिल, हाँ माँ, उसे छोड़कर आ गया।
और साथ ही में मैनेजर को नारी निकेतन के लिए कुछ डोनेशन भी दे दिया है। पर माँ, एक बात जानती हो, आज मैंने प्रीति के बेटे को देखा, सचमुच बहुत प्यारा था। माँ बेटा दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मिल रहे थे जैसे दुनिया में कोई गम ही नहीं है। इससे पहले मैंने कभी भी इतने करीब से किसी माँ बेटे को इतना खुश कभी नहीं देखा था। सच में वह बच्चा बहुत ही प्यारा था। नंदिनी जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनका निखिल आज बरसों बाद किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा है। वह अपने बेटे को खुश देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, मैंने प्रीति से कहा है कि कभी कभार अपने बच्चे को इस घर में भी लेकर आया करो, मैं भी देखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। निखिल, सच में माँ, आपने ऐसा कहा था? सच, बहुत अच्छा बच्चा है। मेरा तो मन कर रहा था एक बार उसे अपनी गोदी में ले लूं, पर मुझे लगा शायद प्रीति जी को अच्छा न लगे, इसीलिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। नंदिनी जी, बेटा बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं, तभी तो उन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। वैसे कह तो रही थी कि वह अपने बच्चे को लेकर आएगी, देखो कब तक लेकर आती है। जब से निखिल को पता चला है कि प्रीति अपने बेटे को लेकर आएगी, तब से वह निखिल अक्सर ऑफिस में लेट ही जाता है। वह कुछ देर तक प्रीति के आने का इंतजार करता है कि शायद वह अपना बच्चा लेकर आए। एक दिन कमला की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, तो प्रीति अपने बच्चे को अपने साथ लेकर नंदिनी जी की देखभाल के लिए आती है। निखिल जब प्रीति को बच्चे के साथ देखता है तो बहुत खुश होता है। प्रीति अपने बच्चे को लेकर सीधा नंदिनी जी के पास चली जाती है। थोड़ी ही देर में निखिल भी अपनी माँ के कमरे में आ जाता है। नंदिनी जी तो पहले से ही जानती है कि निखिल को बच्चे कितने पसंद है, इसीलिए वह अनजान बनते हुए पूछती है, क्या बात है निखिल, आज ऑफिस नहीं गया? निखिल, नहीं माँ, आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज घर पर ही रुक जाता हूँ। आपकी भी तो तबीयत अक्सर खराब रहती है, आप भी तो कहती है कि कभी कभार आपके पास रुक जाया करूं, पर वक्त ही नहीं मिलता है, तो आज सोचा आपकी फरमाइश भी पूरी कर देता हूं, आपके शिकवे शिकायत दूर कर देता हूं, इसीलिए आज ऑफिस नहीं गया। मैनेजर और सेक्रेटरी को बोल दिया है, वह सब कुछ संभाल लेंगे। नंदिनी जी तो जानती है कि वह बच्चे के लिए रुका है, क्योंकि जिस दिन से वह बच्चे को देख कर आया है बहुत खुश रहने लगा है, और वह खुशी आज उसके चेहरे पर दिख भी रही है। नंदिनी जी कहती है, मेरी तबीयत का क्या है बेटा, तू अपना ऑफिस मत छोड़ा कर, मैं तो रोज ही ऐसे ही रहती हूँ, अगर ऑफिस जाना जरूरी हो तो चला जा ऑफिस। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आज का सारा समय बस आपका है। थोड़ी ही देर में युवराज सो जाता है, तो प्रीति उसे सोफे पर लिटाकर नंदिनी जी के लिए नाश्ता तैयार करने चली जाती है। निखिल बैठा युवराज को ही एक टक देखे जा रहा है और नंदिनी जी निखिल को देखे जा रही है। फिर निखिल से धीरे से सवाल करती है, नीशु, तू भी क्यों नहीं शादी कर लेता? तेरा भी अपना एक ऐसा ही बच्चा होगा। माँ फिर से वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। कितनी बार कहा आपसे कि मैं शादी नहीं करूँगा। नंदिनी जी निखिल की बातों को इग्नोर करते हुए कहती हैं, मैंने तो तेरे लिए लड़की भी देख रखी है, बहुत प्यारी है, मुझे पूरा यकीन है तू भी उसके साथ खुश रहेगा। निखिल झट से नंदिनी जी की तरफ देखता है और कहता है, कौन सी लड़की देख रखी है आपने मेरे लिए? नंदिनी जी, तूने भी उस लड़की को देखा है और मुझे लग रहा है कि तुझे भी वह बहुत पसंद आएगी। निखिल, कैसी पहेलियों में बातें कर रही है माँ, मैंने किस लड़की को देख रखा है? मैं तो किसी लड़की को जानता तक नहीं हूँ। नंदिनी जी, प्रीति प्रीति को मैं तेरे लिए पसंद कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, बस हालात की मारी हुई है। और फिर निखिल को प्रीति की सारी सच्चाई बताती है। फिर कहती है, और मैं जानती हूँ कि तू उसके बच्चे को देखकर कितना खुश रहता है, बहुत प्यार करता है ना तू इस छोटे बच्चे से, तो क्यों नहीं प्रीति से शादी कर लेता?
यह बच्चा और प्रीति दोनों तेरी जिंदगी में शामिल हो जाएंगे। एक बार को तो निखिल युवराज की तरफ से चेहरा हटाकर माँ की तरफ कंफ्यूज नजरों से देखता है और कहता है, माँ आप ये कैसी बातें कर रही है भला? प्रीति जी मुझसे शादी क्यों करना चाहेगी? नंदिनी जी वह सब तू मुझ पर छोड़ दे, बस यह बता कि तू प्रीति से शादी करेगा या नहीं। मुझे तो वह बहुत पसंद है, बाकी तेरी मर्जी। माँ अगर यह बच्चा मेरे पास रहेगा तो मैं प्रीति से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नंदिनी जी बस तुमने हाँ कर दी तो प्रीति को तो मैं मना ही लूंगी। दोनों हमारे इस घर की शोभा जरूर बढ़ाएंगे। प्रीति आज पूरा नारी निकेतन सजा धजा है। पहली बार ऐसा है जब किसी लड़की की डोली नारी निकेतन से उठ रही है। शादी के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। पूरा नारी निकेतन अच्छे से पकवान की खुशबू से महक रहा है। कमला प्रीति का श्रृंगार कर रही है। निखिल भी शेरवानी में जच रहा है। नंदिनी जी निखिल के इस रूप को देखकर बहुत खुश हो रही है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू है और निखिल से कहती है, तू तैयार होकर बाहर आ, तब तक मैं बहू को देख कर आती हूँ। वह तैयार हुई कि नहीं, उसके माँ पापा आने वाले थे, पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक आए नहीं। निखिल माँ आप कितनी चिंता करती हो? पहले मैं शादी नहीं कर रहा था तब चिंता कर रही थी, अब हो रही है तो भी चिंता कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। इतने दिनों के बाद तो आप ठीक हुई है और इतनी भागम भाग कर रही है। नंदिनी जी तू चुप कर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू शादी करने के लिए तैयार हो गया, मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो गई, अब मुझे कुछ नहीं होगा। निखिल मुस्कुराने लगता है, कहता है, सचमुच में आप बहुत जिद्दी हो, अंत में आपने अपनी जिद मनवा ही ली। नंदिनी जी वो तो मैं हूँ। फ्लैशबैक। निखिल से शादी की बात करने के बाद नंदिनी जी प्रीति से शादी के बारे में पूछने को सोचती है और जैसे ही प्रीति नाश्ता लेकर आती है उससे कहती है, प्रीति बेटा मैंने क्या सोचा है कि तुम और निखिल दोनों ही शादी कर लो, मुझे तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए पसंद हो। माँ जी आप यह कैसी बातें कर रही है? आप तो जानती ही है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और इस तरह से शादी करना क्या उचित होगा। आपसे तो मैंने अपने सारे हालात बता दिए हैं, फिर भी आप ऐसे कह रही हैं। वह सब मैं जानती हूँ, पर मैं चाहूँगी कि तुम और निखिल दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लो। तुम्हें और निखिल को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा और साथ में युवराज को एक पिता का प्यार भी मिल जाएगा। प्रीति माँ जी मैंने कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा और मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ। मैं युवराज के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचेगी। और इतना कहकर युवराज को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। निखिल प्रीति को जाता देखता है तो रोकना चाहता है पर रोक नहीं पाता है। 2 दिनों तक प्रीति नंदिनी जी के पास नहीं आती है। तीसरे दिन सुबह सुबह ही प्रीति के पास फोन आता है कि नंदिनी जी को हार्ट अटैक आया है। प्रीति सुनकर परेशान हो जाती है और दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ देखती है नंदिनी जी हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रीति डॉक्टर से पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर इन्हें? डॉक्टर कहती है कि इन्हें किसी बात का गहरा सदमा पहुंचा है, इसीलिए इन्हें अटैक आ गया है। इनके सामने फिर से कोई ऐसी बात ना करे जिससे इनको सदमा लगे। प्रीति नंदिनी जी से मिलने के लिए अंदर आती है। नंदिनी जी प्रीति को देखते ही मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगी, मेरी बहू बनने के लिए जरूर तैयार हो जाओगी। प्रीति को समझ में नहीं आता है कि वह क्या कहे। तभी नंदिनी जी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है ना, तुम मेरी बहू बनोगी ना। प्रीति डॉक्टर से पहले ही मिल चुकी है, इसीलिए सोचती है कि नंदिनी जी को दोबारा सदमा ना लगे, नहीं तो फिर से अटैक आ जाएगा। तो कहती है, हाँ हाँ मैं आपकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ, बस आप ठीक हो जाइए।
आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। नंदिनी जी, बेटा तूने शादी के लिए हाँ कह दी, अब मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, चैन से मर सकूंगी। मुझे मेरे निखिल की हमेशा चिंता लगी रहती थी, अब उसका भी घर बस जाएगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। प्रीति, आप शांत रहिए माँ जी, चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएगी और अपने घर में अपनी बहू को जल्दी ही पाएगी। ठीक हो जाइए, तभी तो जल्दी से शादी होगी ना। नंदिनी जी, हाँ बेटा, तेरी हाँ ने मेरी जिंदगी लंबी कर दी है, मैं जल्दी ही ठीक होकर घर आती हूँ और तुम दोनों की शादी धूमधाम से करती हूँ। 2 दिन बाद ही नंदिनी जी डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और आकर प्रीति को नारी निकेतन में ही शगुन का टीका लगा जाती है। साथ ही उसके माता पिता से भी प्रीति की शादी के बारे में बात कर लेती है। प्रीति के माता पिता भी तो ऐसे भी अपनी बेटी की शादी ना होने की चिंता में घुले जा रहे थे, और जब शादी का रिश्ता इतने बड़े घर से आ रहा हो तो कौन से माँ बाप हाँ नहीं कहेंगे। और आज प्रीति और निखिल की शादी है। निखिल, माँ, आप अपने बेटे की शादी कराने के लिए कैसे कैसे ड्रामे किए आपने। आपने हार्ट अटैक का होने का झूठा ड्रामा भी कर लिया, वैसे ऐसी तरकीब आपको आती कहाँ से है। नंदिनी जी, जब दो बेवकूफ बच्चों को मिलवाना हो तो दिमाग में अपने आप ही खुराफात घूमने लगती है, और उसका नतीजा तेरे सामने है कि आज तुम दोनों की शादी हो रही है। थोड़ी ही देर में दूल्हा दुल्हन आकर शादी के मंडप में बैठते हैं। उन दोनों के साथ ही युवराज भी मंडप में निखिल की गोद में बैठा है, क्योंकि यहाँ एक लड़का और एक लड़की की ही शादी नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ एक पूरे परिवार का मिलन हो रहा है, उसकी मानवता का मिलन हो रहा है। 3 बेसहाराओं को एक सहारा, एक सूत्र में पिरोया जा रहा है। यहाँ सिर्फ दूल्हा दुल्हन की जोड़ी नहीं बन रही है, यहाँ माता पिता और बच्चों की जोड़ी बनाई जा रही है, ताकि 3 गमगीन जिंदगियां एक दूजे के साथ जुड़कर एक खुशहाल जिंदगी बिता सके। फेरे शुरू होते हैं तो निखिल युवराज को गोद में लिए हुए ही फेरे लगाता है, ताकि बाप बेटे का रिश्ता भी 7 फेरे में बंधकर अटूट हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।